हुकूमतों से मोहभंग के बाद विद्रोह और आक्रोश के निकलती लपटें, ये भारत के पड़ोसी देशों की कहानी है। भारत के पास पड़ोस के देशों को देखिए, चाहे नेपाल का अभी अभी हुआ तख्ता पलट हो या इससे पहले बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ विद्रोह, श्रीलंका में गोटबाय राजपक्षे की सरकार को 2022 में लोगों ने बेदखल कर दिया और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान में इमरान खान लगातार जेल में है, सिर्फ इसलिए कि वहां की सेना को उनका चेहरा पसंद नहीं है। 2022 में ही म्यांमार में आन सांग सूकी की हुकूमत चली गई और 2021 में अफगानिस्तान में राष्ट्रपति अशरफ गनी की हुकूमत पर तालिबान भारी पड़ा। नेपाल की जेन जी क्रांति ने दुनिया भर को एक बड़ा सबक सिखाया है। इस क्रांति से न सिर्फ नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, बल्कि दुनिया भर को यह पैगाम गया कि लोकतंत्र इस वक्त सबसे खूबसूरत और बेहतरीन शासन व्यवस्था है, जिसमें सत्ता की कुंजी जनता के हाथ में होती है और इस कुंजी का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन तरीके से हिंदुस्तान में हो रहा है, जबकि उसके आस पड़ोस में लोकतंत्र का चिराग जलता बुझता रहता है। ये हिंदुस्तान में हमेशा ही जलता रहा है। और यूं ही नहीं, इकबाल ने लिखा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। वो हस्ती इसलिए नहीं मिटती क्योंकि हमारी सांसों में लोकतंत्र घुला मिला है। पास पड़ोस में जिस तरह जमहूरियत का जनाजा अक्सर निकलता रहता है, उसके साए में हिंदुस्तान का लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। पड़ोस के देशों की हिंसक लपटें हिंदुस्तान की सरहदों के पार ही रहती हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि जमाने की दुश्वारियों के बावजूद हिंदुस्तान की हस्ती हमेशा बुलंद रही? इसका जवाब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुनिए। लोकतंत्र का हजारों वर्षों का हमारा इतिहास आज भी भारत के कोने कोने में जीवंत है। इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी बोलियां, इतने अलग अलग तरह के रहन सहन के साथ भारत की डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है। नेपाल में लोकतंत्र का इतिहास बस 35 साल पुराना है, लेकिन अगर संघीय गणराज्य की बात करें तो ये तो 17 साल ही हुए। लेकिन 17 वर्षों में लोकतंत्र ने 17 बार अग्नि परीक्षा दी। अब सुशीला कार्की के नेतृत्व में सरकार तो बन गई है, लेकिन सवाल है कि वो लोकतंत्र कब आएगा जिसमें जनता को अपनी भागीदारी साफ साफ नजर आए। Government persons who are, they are allowed to do the legal work. This is a criminal work of government, I have seen in that this must not have to be yesterday, because neither Hitler had did such kind of action in his time. Hitler had not put children on the gas chamber, nor our ex-ruler, Rana ruler, have killed any child.
बांग्लादेश तो बना ही 1971 में, लेकिन जैसे ही वहां का लोकतंत्र घुटनों के बल चलने का प्रयास करता है, कभी वहां की सेना तो कभी वहां की साजिश वाली राजनीति उस लोकतंत्र को धराशायी कर देती है। दो 2024 में जिस तरह शेख हसीना की सरकार सत्ता से बेदखल हुई, उससे साफ हो गया कि बांग्लादेश एक देश के रूप में लोकतांत्रिक सभ्यता को स्वीकार नहीं कर पाया है। এতজন মানুষ মারা গিয়েছে, এই যে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা, এইভাবে মানুষকে পাখির মতো গুলি করে নির্যাতন করে মারা হয়েছে। श्रीलंका आजाद तो 1948 में हुआ था, लेकिन गणराज्य 1972 में बना। लंबे समय तक जातीय हिंसा का शिकार रहे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इस कदर दिवालिया हुई कि 2022 में लोगों के आक्रोश का सैलाब राष्ट्रपति भवन की 4 दीवारी को तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। अफगानिस्तान में तालिबान का कट्टरपंथी पंजा ऐसा पड़ा कि दुनिया के नक्शे पर वो देश अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहा है। और रही बात पाकिस्तान की, तो दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने आजादी तो भारत के साथ ही हासिल की थी, लोकतंत्र का नकाब भी पहना था, लेकिन 2-4 साल के अंदर ही उस नकाब को उतारकर फौजी बूटों के नीचे कुचल दिया गया। पाकिस्तान का वो अलोकतांत्रिक चरित्र आज तक कायम है। Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos. भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। दूसरी तरफ भारत में लोकतंत्र का दीपक हमेशा जलता रहा है। बीच में 19 महीने के लिए इमरजेंसी की काली रात जरूर आई, लेकिन उसको चीरकर लोकतंत्र का सूरज फिर से उदित हुआ। भारत के लोगों ने 1977 में सत्ता परिवर्तन करके ये बता दिया कि लोकतंत्र भारत के खून में रचा बसा है। जब इमरजेंसी लगी तो कुछ लोगों ने मान लिया था कि अब तो इमरजेंसी हमेशा ही लगी रहेगी, अब लोकतंत्र गया। लेकिन तब भी भारत का नागरिक उठ खड़ा हुआ और इमरजेंसी को उखाड़ फेंकने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। हिमालय की ठंडी वादियों में बसे नेपाल में राजनीति का पारा इतना चढ़ा कि वहां 8 सितंबर को एक नई क्रांति हो गई। बात सोशल मीडिया से शुरू हुई थी, लेकिन बतंगड़ लोकतंत्र के अधिकारों और मूल्यों तक पहुंच गया। जिसे जेन ज़ी कहते हैं,
उस पीढ़ी के नौजवान सड़कों पर उतर आए, अपने हकों के लिए गोलियां खाने के लिए निकल आए। काठमांडू से विराटनगर तक पहले दिन ही 22 छात्र मारे गए। I'm the youth, but there is a crisis of getting the employment. This is the parliament. These make the rules, but they kill us. They hit us the gun like in the head. They hit like in a game. We can play a game, PUBG. In the same way they hit us. This is not a government. This is a terror. गोली मारने का एक तरीका होता है ना, गोल में मार के उसे घायल कर देने का, पर वैसा नहीं किया उसने सीधा यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। Our friends, our more than 20 friends have been killed and many of the youths have been injured. कहां तो तय था कि बैलेट से लोकतंत्र को निखारेंगे, कहां बुलेट के आगे नौजवानों के सीने तन गए। जो लोकतंत्र के रहनुमा बनते थे, उनके तंत्र को लोकतंत्र के लोक ने तहस नहस कर दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हेलीकॉप्टर से उसी तरह भागे जिस तरह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2024 में देश छोड़ना पड़ा था। लोकतंत्र की बुनियाद नेपाल में कितनी खोखली हो गई थी, उसको इस बात से समझ सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी विदेश मंत्री पत्नी आरजू देउबा को प्रदर्शनकारियों ने घर में घुसकर पीटा। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। यह हिंसक आग नेपाल में इसलिए लगी कि लोकतंत्र जिन 4 खंभों पर टिका होता है, नेपाल के लोकतंत्र के उन चारों खंभों को दीमक लग चुकी थी। विधायिका राजनीतिक दलों और नेताओं के तिकड़म का शिकार हो गई। कार्यपालिका को भ्रष्टाचार निगलने लगा। न्यायपालिका में आम लोगों के लिए जगह नहीं बची और मीडिया सत्ता की हाँ में हाँ मिलाने वाला बन गया। जहां लोकतंत्र मजबूत होता है, वहां मीडिया भी स्वतंत्र और मजबूत होता है। नेपाल की नई पीढ़ी को मीडिया पर रत्ती भर भरोसा नहीं रहा। कांतिपुर टीवी और अखबार का दफ्तर नौजवानों के गुस्से की लपटों में जलने लगा। इन तस्वीरों से भारत के पड़ोसी देशों में लोकतंत्र की कमजोरी उजागर हो गई। बस पिछले कुछ 5 सालों में भारत के आसपास के 5 देशों में सारा तंत्र हिल गया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घरों में प्रदर्शनकारी घुस गए। जबरदस्ती सत्ता परिवर्तन हुआ। इस इलाके में लोकतंत्र पत्तों की तरह हिलने लगा, जिससे टेंशन और बढ़ा। और अब नेपाल की क्रांति इसका एक विस्तार है। भारत के अलावा इस यहाँ पर कोई और देश होता तो आसपास फैली अराजकता से खुद को बचा पाना बहुत मुश्किल होता। भारत ने जन भावनाओं को सम्मान देकर उन्हें लोकतांत्रिक ताकत बना दी, लेकिन नेपाल जैसे देशों में युवा भावनाएं इस कदर आहत हो गई कि स्कूली बच्चे तक विद्रोही भाषा बोलने लगे। लेकिन उसके बाद नेपाल में लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ प्रधानमंत्री ही बदलते रहे। लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव हुआ नहीं, तो लोग सड़कों पर उतर आए।
this is our protest against our corrupted government and our corrupt politician. This is not the protest for any other reasons. यहाँ पे आपके एक सहयोगी है, क्या है इसका क्या मतलब है बताइए? इसका मतलब है कि जब एक लीडर ही देश का भ्रष्ट नागरिक हो, वो कैसे देश को विकास के दायरे पे ले सकता है? जब लोकतंत्र का मतलब किसी तरह चंद नेताओं का सत्ता में बने रहना हो जाता है, तो नतीजा भ्रष्टाचार और देश की खराब माली हालत के रूप में सामने आता है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 2021 में 54,600 करोड़ का गिरिबंधु भूमि स्वैप घोटाला हुआ, 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला हुआ और 2024 में 69,600 करोड़ का एक और कोऑपरेटिव वित्तीय घोटाला हुआ। ये ताजा तरीन भ्रष्टाचार लंबे समय से सड़ रहे सिस्टम का अंजाम है। इसको आप इस बात से समझिए कि जहां 2000 में नेपाल में विदेशों में कमाने गए नेपालियों से आने वाला पैसा कुल जीडीपी का 2% था, वही 2024 में 33.1% हो गया। यानी लोगों को अपने देश से बाहर निकलकर काम करना पड़ा। इन सब के कारण नेपाल आज दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक नेपाल में बेरोजगारी दर पिछले कई सालों से 10% से ऊपर बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 में कम से कम 10 लोग बेरोजगार हैं। ये देश हमारा है, ये जिंदगी लोग का देश है। ये नेता लोग सब भाग गया, ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है और ये देश के लिए ये जिंदगी में 2 दिन में सब कुछ कर दिया। अपनी सरकारों को बेनकाब करने के लिए नौजवानों ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए। साथ ही इस तरह के शॉर्ट्स भी चलने लगे कि कैसे महंगाई, बेरोजगारी जैसे बुनियादी मोर्चे पर सरकार फेल हो चुकी है। सोशल मीडिया पर इस तरह अपनी किरकिरी देख ओली सरकार जनतंत्र से दमन तंत्र पर उतर गई। फिर क्या था, नेपाल के सवालों को लेकर करोड़ों युवाओं ने सड़क पर संग्राम का ऐलान कर दिया। They have to pay for everything. The blood every youth has said, everyone has to pay. हमको हमारा देश फिर से स्वतंत्र चाहिए। हमको केपी ओली जैसा नेता हमको बाहर जाना चाहिए, देश से निकाला होना चाहिए। आर्थिक मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि इंसान गरीबी सह लेता है, लेकिन तुलनात्मक गरीबी लोगों में आक्रोश पैदा करती है। यही आक्रोश नेपाल में पैदा हुआ। यही आक्रोश 2024 में बांग्लादेश में भी दिखा और श्रीलंका में भी। उस तंत्र को ध्यान से देखा जाए तो उसमें ज्यादातर युवा दिखाई देते हैं और आर्थिक कारणों में हम जाएं तो इनका युवाओं से सीधा संबंध है। पहला बड़ा कारण रोजगार में अवसरों की कमी, यानी कि उस देश का आर्थिक विकास ना के बराबर है या बहुत ही धीमा है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा कारण है। आर्थिक असमानता, इन देशों में कुछ लोग बहुत लग्जरी लाइफ, बहुत अमीरी का जीवन जीते हैं और ज्यादातर युवा को 2 वक्त की रोटी या रोजगार के अवसर भी नहीं है। इन देशों की बहुत सारी अर्थव्यवस्था रेमिटेंसेस पर भी डिपेंड करती है, यानी कि विदेश से आने वाले जो पैसे होते हैं ये घटती बढ़ती रहती है। जिस देश में ये भाव रहता है कि राष्ट्र प्रथम, वही देश सर्वोत्तम बनता है। उसी देश में लोकतंत्र का पौधा वट वृक्ष में तब्दील हो जाता है। हिंदुस्तान में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र बाद में आती हैं। पहली पहचान हिंदुस्तानी होने की है। इसीलिए हिंदुस्तान में लोकतंत्र मजबूत है। अब बगल के बांग्लादेश को ही देख लीजिए। साल 2024 में तब की प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पर राष्ट्र को नहीं, धर्म को तरजीह दी गई। आज बांग्लादेश में राष्ट्रीय मूल्य छोटे हैं और धार्मिक मूल्य बड़े। जिस शेख हसीना को बांग्लादेश का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माना गया, अगर उनके खिलाफ ही पिछले साल अचानक बगावत की आग इतनी तेज भड़क गई, तो सवाल है इसके पीछे कौन था? शेख हसीना के खिलाफ साजिश 2 स्तरों पर दिखी।
पहला तो बांग्लादेश के भीतर से बगावत और दूसरा बाहर से आग लगाने की चाल। देश के अंदर बगावत 3 स्तरों पर दिखी। पहली बगावत छात्रों की, दूसरी बगावत विपक्षी दलों की और तीसरी बगावत सेना की। लेकिन सामने से मोर्चा छात्रों ने ही संभाला। पांच अगस्त 2024 को छात्रों और नौजवानों का हुजूम शेख हसीना के प्रधानमंत्री आवास के अंदर घुस गया। प्रधानमंत्री आवास में लोग इस तरह घुसे मानो चौराहे की कोई धर्मशाला हो। प्रधानमंत्री आवास के रसोई घर में जाकर लोग खाना निकाल कर खाने लगे। लोगों ने शेख हसीना के घर में फर्नीचर को तोड़ डाला, ग्लास पैनल तोड़ दिए गए, बाहर खड़ी कार में भी तोड़फोड़ की गई। वो तो और अंदर जाना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के अंदर खड़े बांग्लादेशी फौजी उन्हें आगे जाने से तब रोक रहे थे, लेकिन वो भी मनुहार के भाव में। ये उस शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में अशांति फैल रही थी, जो कुछ महीनों पहले ही भारी भरकम बहुमत के साथ सत्ता में लौटी थी। खास बात यह है कि जिस तरह नेपाल में जेन ज़ी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, उसी तरह बांग्लादेश में भी जनाक्रोश को अंजाम तक छात्रों ने ही पहुंचाया। तब शेख हसीना सरकार के खिलाफ तो लाखों छात्र सड़कों पर उतर आए, लेकिन उनकी अगुवाई 3 ही छात्र कर रहे थे। उनका नाम है नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार। इन तीनों में से भी नाहिद इस्लाम इस छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा। नाहिद का कहना था कि वो शेख हसीना को हटाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। उसने लोगों से कहा, अगर लाठी काम नहीं आई तो वो हथियार उठाने को भी तैयार है। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र नाहिद को 20 जुलाई को ढाका पुलिस ने उठा लिया था। उसकी बेहद निर्ममता से पिटाई हुई। शेख हसीना की सत्ता छीनने के बाद नई सरकार को लेकर नाहिद के इरादे सामने आने लगे। 1 साल बाद भी बांग्लादेश के हालात बदले नहीं, बल्कि बिगड़े ही हैं। सिर्फ शेख हसीना के सत्ता से हटने के सिवा कुछ नहीं हुआ है। जिस नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का शासक बनाया गया, 1 साल के अंदर ही उन पर भी आरोप लगा कि वो सत्ता से ही चिपके रहना चाहते हैं। इससे एक बात साफ है कि जहां किसी भी तरह सत्ता में बने रहना ही अहम हो जाता है, वहां महत्वाकांक्षा का बबूल बोकर लोकतंत्र का आम पैदा नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश अब भी राजनीतिक स्थिरता से कोसों दूर है, बल्कि यूनुस सरकार में शेख हसीना की पार्टी के नेताओं और हिंदुओं को निशाना ही बनाया गया। साथ ही कट्टरता काफी बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिम सरकार बनने के बाद देश में राजनीतिक हिंसा की 471 घटनाओं में 121 लोग मारे गए और 5189 घायल हुए। वहीं इस दौरान राजनीतिक हिंसा की 92% घटनाओं में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी शामिल रही, जबकि कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी 5% और छात्र आंदोलन से उपजी नेशनल सिटीजन पार्टी महज 1% घटनाओं में शामिल रही। उसी तरह मीडिया का मुंह बंद करने की भी कोशिश की गई। शेख हसीना के जाने के बाद से 878 पत्रकारों को निशाना बनाया गया, जिनमें 121 लोग मारे भी गए। और ये सब उस मोहम्मद यूनुस के राज में हुआ, जो खुद को शेख हसीना सरकार का सताया हुआ मान रहे थे, जबकि खुद उन पर 1 साल के भीतर ही ये आरोप लगने लगे। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। एक नोबेल पुरस्कार विजेता पर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए। ये आरोप सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं थे, हम 7 लोगों पर आरोप लगाए गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के लिए काम करने में लगा दी। वो सिर्फ कर्मचारी नहीं थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। ऐसे लोगों पर इस तरह के आरोप लगाए गए। जब सारी लड़ाई लोकतंत्र के नाम पर ही हो रही थी, तो फिर लोकतंत्र के लिए बांग्लादेश में जगह बन क्यों नहीं रही है? लोकतंत्र की मजबूती एक तरफ किसी देश के अंदरूनी हालात से जुड़ती है, तो दूसरी तरफ उन देशों से
जो कोई हिसाब चुकाना चाहते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी है, जो ना उगलते बनता है न निगलते। पाकिस्तान अब तक 1971 की हार और विभाजन को भूला नहीं है। बांग्लादेश की युवा पीढ़ी और सत्ता की चाहत रखने वालों का एक धड़ा पाकिस्तान के झांसे में आ गया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना की सरकार पलटने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ था। उस तख्ता पलट को लेकर ऐसी खबरें आ रही थी कि हसीना की विरोधी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की मुलाकात ISI के अधिकारियों से सऊदी अरब में हुई थी। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान नहीं चाहता था कि बांग्लादेश में कोई लोकतांत्रिक सरकार कायम रहे। खबरों के मुताबिक इसके लिए ढाका में ISI के स्लीपर सेल लगातार काम कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी, चटगांव यूनिवर्सिटी, जहांगीर यूनिवर्सिटी, सिलहट यूनिवर्सिटी और राजशाही यूनिवर्सिटी के छात्रों को अपना टूल बनाया। इसके लिए ISI की तरफ से जमाते इस्लामी और उसके स्टूडेंट विंग छात्र शिविर को इस्तेमाल किया गया। खबर तो ये भी आई कि ISI ने बांग्लादेश में वही मॉडस ऑपरेंडी आजमाई जिसे वो कश्मीर में अंजाम देता है। उसके स्लीपर सेल ने बांग्लादेश में अशांति फैलाई, हत्या और आतंक का माहौल बनाया, जिससे हसीना सरकार की मुश्किलें बढ़ती चली गईं। खुद शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने भी पाकिस्तान पर सवाल उठाए और जानकार भी मानते हैं कि खासकर पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर चर्चा चलने लगी थी कि 71 का बदला चुका दिया। बांग्लादेश में कई बार पाकिस्तान की तरह ही तख्ता पलट हुआ। इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान से ज्यादा बेहाल और बदहाल कोई भी देश नहीं है। वहां सेना के अधिकारी या तो तानाशाह बनकर राज करते हैं या लोकतंत्र के दिखावे वाली सरकार भी होती है तो पीछे से सेना का ही राज चलता है। अब कहने को शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सबको पता है कि सिक्का तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर का चलता है। अमेरिका से लेकर चीन तक के राष्ट्रपतियों से मुनीर ही मिलते हैं। मुनीर को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख पद से जब प्रधानमंत्री पद की हैसियत से इमरान खान ने हटा दिया था तो मुनीर ने इसे गांठ बांध लिया। मुनीर कुछ समय बाद आर्मी चीफ हुए और भ्रष्टाचार के आरोप में इमरान खान जेल पहुंचा दिए गए। उनके समर्थकों के तमाम विरोध प्रदर्शन के बावजूद सेना के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। पहलगाम में 26 हिंदुस्तानियों की निर्मम हत्या से कुछ दिनों पहले मुनीर ने मोहम्मद अली जिन्ना की भाषा बोलना शुरू कर दिया था। बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled. Mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. जहां लोकतंत्र कमजोर होता है, वहां आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था और देश की अर्थव्यवस्था तक कमजोर पड़ जाती है। पाकिस्तान एक तरफ पाई पाई को मोहताज हो चुका है, तो दूसरी तरफ आए दिन वहां आम लोगों की हत्याएं होती हैं। पाकिस्तान के माथे पर कलंक का टीका तब लगा था जब 3 मार्च 2009 को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के पास श्रीलंका की क्रिकेट टीम को लेकर जा रही बस पर 12 बंदूकधारियों ने फायरिंग कर दी थी। श्रीलंका की टीम हिल गई, बल्कि पूरी दुनिया हिल गई थी। क्रिकेट प्रेमी हिल गए थे। और वो श्रीलंका तब हिल गया था जब 2022 में 2 दशक से राज कर रहे राजपक्षे परिवार के खिलाफ छात्रों का विरोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। विदेशी कर्ज में भ्रष्टाचार, गरीबी, रोटी का संकट, महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से त्रस्त जेन ज़ी ने राष्ट्रपति भवन तक अपने आक्रोश को पहुंचा दिया था। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास में भी घुस गए थे।
उसके बाद 14 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई एक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र की हिफाजत करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए कई कुर्बानियां देनी होती हैं और एक कठोर अनुशासन का पालन भी करना होता है। भारत ने इसके लिए लगातार प्रयास किए, तभी हमारे यहाँ लोकतंत्र इतना मजबूत है। जबकि आस पड़ोस में कभी विदेशी ताकतों की वजह से, विदेशी दखल की वजह से, तो कभी उन देशों की माली हालत की वजह से लोकतंत्र पटरी से उतर गया। पड़ोसी देशों में हिंसक अशांति के बीच दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आबाद है। अब सवाल यही है कि आखिर इसकी लोकतंत्र वाली हस्ती का लोहा दुनिया क्यों मानती है? इसके कारणों की पड़ताल करें तो इस देश की आजादी का भव्य महल सत्य और अहिंसा की बुनियाद पर खड़ा है। भारत की आजादी का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, जिनके लिए मंजिल जरूरी थी लेकिन रास्ते से समझौता करके नहीं। इसीलिए हर प्रधानमंत्री गांधी के मूल्य से सीख लेकर अपनी सरकार चलाने की बात करता है। पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। गांधी जी ने कभी अपने जीवन से प्रभाव पैदा करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका जीवन ही प्रेरणा का कारण बन गया। दुनिया के किसी भी देश में लोकतंत्र और राजनीतिक स्थिरता के लिए जरूरी है कि संविधान के मुताबिक सरकार चले। भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया संविधान वो पवित्र किताब है जिसके एक एक शब्द से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। वहीं समाज के आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति को सम्मान देने के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा ने लोकतंत्र को मजबूत बनाया। इसके तहत ही जहां संविधान बनाते वक्त ही अनुसूचित जाति को सरकारी नौकरियों में 15% और अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण दिया गया, वहीं 1990 में वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग के जरिए अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण लागू किया। 2019 में मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। वहीं 2023 में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इन बदलावों का असर दिखता है कि जहां एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू आज देश की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति है, तो पिछड़े वर्ग से आने वाले सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति और ओबीसी तबके से ही आने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। भारत के आसपास के जिन देशों में आज जेन ज़ी का आक्रोश दिखता है, वहां आर्थिक सवाल काफी अहम है, लेकिन भारत में पिछले कुछ समय से लगातार आर्थिक स्थिरता और वित्तीय बढ़ोतरी का दौर दिख रहा है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका लक्ष्य 2047 में आजादी के 100 साल पूरा होने पर विश्व शक्ति बनने का है। अटल जी इस देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। मोदी जी 10 साल में 11वें नंबर पर से चौथे नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आए। मगर मेरी बात आज घर जाकर अपनी डायरी में लिख लेना, 2027 में हम विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। लोकतंत्र सिर्फ सरकार से ही नहीं चलता, बल्कि उसमें विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है। जब भी दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखना होता है, तो विपक्षी दलों के नेता भी भेजे जाते हैं। 1994 में
नरसिम्हा राव सरकार ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत के प्रतिनिधि मंडल का प्रमुख बनाकर भेजा, तो वहीं पहलगाम में पाकिस्तान के कराए आतंकी हमले के बाद दुनिया के सामने उसे बेनकाब करने के लिए भारत ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को भेजा था। पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। जिस देश में सेना राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा की जगह अपनी महत्वाकांक्षा का शिकार हो जाए, वहां पर तानाशाही के दरवाजे खुलने लगते हैं। फौजी बूटों के नीचे लोकतंत्र की सांसें घुटने लगती हैं। पाकिस्तान को लीजिए, जहां पर लोकतंत्र हमेशा से फौज का गुलाम रहा है। बगल के बांग्लादेश में आज़ादी के बाद लोकतंत्र फौजी शासन का शिकार हुई, और म्यांमार में तो शांति की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। भारत में लोकतंत्र इसीलिए आबाद है क्योंकि यहाँ की सेना ने कभी अपनी मर्यादा या सीमा का अतिक्रमण नहीं किया। तीन मोही मारे। जिस देश की सेना जितना ज्यादा अनुशासन और मर्यादा में रहेगी, उस देश का लोकतंत्र उतना ही मजबूत रहेगा। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद सेना ने पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। लेकिन सेना राजनीति में दखल नहीं देती, और राजनीति सेना के काम में दखल नहीं देती। वो सिर्फ भारत की तरफ बुरी नजर उठाने वालों के छक्के छुड़ाना जानती है। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। सेना की इसी ताकत और अनुशासन को पूरा देश सम्मान की नजरों से देखता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर दिवाली दूर कहीं सैनिकों के बीच मनाते हैं। दरअसल भारत का संविधान इतना खूबसूरत है कि इसमें किसी राष्ट्र को चलाने वाली हर संस्था की मर्यादाएं तय कर दी गई हैं। खास बात यह है कि कोई भी इन मर्यादाओं को लांघता नहीं। जहां इतनी गरिमा का भाव होगा, उसी देश की हस्ती बुलंद रहेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। भारत की त्रासदी यही है कि हमारे अगल बगल में जितने देश हैं, वहां लोकतंत्र कभी भी तानाशाही से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। कहीं सेना सत्ता पर कब्जा कर लेती है, तो कहीं जनता बगावत पर उतर जाती है, तो कहीं छात्रों की अदावत शुरू हो जाती है। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनौती पड़ोसी देशों की थकी हारी व्यवस्था है, जो कभी कभी कोमा में चली जाती है। जबकि भारत का प्रयास होता है कि हस्ती हमारी ही नहीं, पड़ोसियों की भी आबाद रहे, ताकि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में शांति और सहयोग का माहौल कायम रहे।